नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सी एरोशन। देखिए, सी एरोशन एक ब्रेनिंग टॉपिक हो गया है क्योंकि रिसेंटली ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जो कोस्टल एरियाज है उधर एक टाइडल वेव की वजह से काफी सारा लैंड जो है समुद्र के अंदर हो गया, मतलब काफी सारा लैंड इरोड हो गया। और एक स्टडी आया था 36 मिलियन इंडियंस आर एट रिस्क ड्यू टू सी एरोशन। जब मैं 36 मिलियन इंडियंस की बात कर रहा हूं, ऑब्वियस ही बात है वो कोस्टल स्टेट्स के जो कोस्टल एरियाज में लोग हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे सी एरोशन एक मेजर थ्रेट है। इस पूरे वीडियो में सी एरोशन के बारे में मैक्सिमम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज क्या आया था, ओडिशा से जो न्यूज आया था उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज सी एरोशन, सी एरोशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, सी एरोशन प्रोन एरियाज इन इंडिया कौन कौन सा है, इंपैक्ट टू सी एरोशन क्या क्या है, रीजन एग्जाम्पल मतलब पिछले कुछ सालों में से कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स का लैंड जो है एरोड हो गया है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट, बेसिकली सी एरोशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है। प्रिवेंटिव मेथड्स क्या क्या है बीच एरोशन नहीं तो सी एरोशन को रोकने के लिए। देखिए, इसको बीच एरोशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर लैंड धीरे धीरे समुद्र की तरफ इरोड होगा तो ऑब्वियस ही बात है बीच जो है खत्म ही हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाई इन न्यूज। पैनिक ग्रिप द फिशर folk of Ramapalli village in Odisha's Ganjam district after portions of houses were washed away by a tidal wave। एक टाइडल वेव की वजह से ओडिशा के गांजम डिस्ट्रिक्ट के रामापल्ली विलेज में कुछ हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसका बेसिक कारण जो है सी एरोशन बोला जा रहा है। अब देखिए, रामापल्ली हैज बीन फेसिंग द थ्रेट ऑफ टाइडल सर्च फॉर द लास्ट 14 years विद द बे ऑफ बंगाल मेनेसिंगली मार्चिंग टुवर्ड्स द मेनलैंड। देखिए, रामापल्ली विलेज पिछले 14 साल से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम गांजम डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन एक बार देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा ये गांजम डिस्ट्रिक्ट या ओडिशा के जो ईस्टर्न कोस्ट में डिस्ट्रिक्ट है वो इतना प्रोन क्यों है सी एरोशन या टाइडल वेव्स के लिए। देखिए, ओडिशा का मैप आपको देख रहा है, ये जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये देखिए बे ऑफ बंगाल की तरफ थोड़ा सा बर्ज्ड है। आप देख ही सकते हो। ये कारण भी बोलता है मैक्सिमम जो बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स साइक्लोन्स जो ओरिजिनेट होता है वो ओडिशा में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है। इसका एक कारण भी बोलता है, जब स्टॉर्म्स लैंडफॉल करता है तो सबसे पहला इसी एरिया को हिट करता है। आप देख ही सकते हो, भद्रक, केंद्रापारा, जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा का कुछ एरिया, गांजम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है वो सबसे ज्यादा प्रोन है। टाइडल वेव्स हो गया, सी एरोशन हो गया, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के लिए हो गया। ठीक है, तो गांजम डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आप इधर देख सकते हो, इधर कहीं आएगा रामापल्ली विलेज भी, राइट। अब देखिए दोस्तों, इन द पास्ट 1 decade sea surge has resulted in submergence of the beach and is some few feet away from erasing the village from the map। पिछले 14 साल से या उससे भी पहले से जो सी सर्ज है, मतलब सी लेवल का जो राइसिंग है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो सबसे पहले जो कोस्टल एरिया से उसी को अफेक्ट करेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो कोस्टल एरियाज में सिटीज है, विलेजेस है, वो हमारा मैप से एरेज हो जाएगा, वो पूरा समुद्र के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ए फ्यू years ago Ganjam district administration facilitated the rehabilitation of villages about 500 meter into the mainland। ठीक है, ओडिशा का गवर्नमेंट जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या किया, ये जो गांजम डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल एरियाज में से 500 मीटर अंदर की तरफ सभी को रिलोकेट कर लिया, क्योंकि सबको पता है ऐसा प्रॉब्लम होने वाली जगह है ये। 2014 में एक स्टडी हुआ था ऑन रीजनल कोस्टल प्रोसेसेस बाय द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसको ICZMP बोलते हैं। 10% ऑफ ओडिशास कोस्टलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा जब आप नोट्स बनाओगे ना, जब मैं बोलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से उसको 100% नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। ठीक है, देखिए, मेनली स्ट्रेचेस इन पुरी, केंद्रापारा एंड गांजम डिस्ट्रिक्ट इज हाईली वल्नरेबल टू सी एरोशन। देखिए, 10% ऑफ ओडिशा कोस्टलाइन, ओडिशा का कोस्टलाइन मैंने आपको दिखाया, उसमें जो पुरी, केंद्रापारा जैसे डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब पूरे कोस्टलाइन का 10%। ओडिशा लॉस्ट 153.8 किलोमीटर्स और 28% ऑफ विच 485 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट बिटवीन 1999 एंड 2016। देखिए दोस्तों, ओडिशा ने 153.8 किलोमीटर नहीं तो पूरा 28% कोस्ट लाइन जो है लॉस किया है, ये सी एरोशन की वजह से या सी वाटर इंग्रेशन की वजह से। अब दोस्तों ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज सी एरोशन।
नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इट इज द लॉस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड और द लॉन्ग टर्म रिमूवल ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक्स अलोंग द कोस्टलाइन। अलोंग द कोस्टलाइन जो लॉस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड होता है, देखिए ये समुद्र आपको दिख रहा है, ये समुद्र अभी इधर तक है, इसका जो बॉर्डर लाइन है, बीच इतना ही बचा हुआ है। हो सकता है 50-100 साल पहले ये जो बीच है ये इधर तक होता होगा। तो क्या है, ये जो बीच है वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है, इधर जितने सैंड है वो धीरे धीरे इरोड होके पानी का जो इंक्रेशन होता है इस तरफ। अब हो सकता है 40-50 साल बाद ये जो पानी इधर तक है अभी, ये इधर तक पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो इसी को जो वैनिशिंग ऑफ बीचेस है, लॉस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड है, इसी को सी एरोशन बोलते हैं। इसका कई सारे रीजन है, एक्शन ऑफ वेव्स, करंट्स, टाइड्स, विंड ड्रिवन वाटर, वाटरबोर्न आइस और अदर इंपैक्ट ऑफ स्टॉर्म्स, ये सबकी वजह से सोइल एरोशन होता है। अब मेजर कॉजेस का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हाइड्रोलिक एक्शन है। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब क्या है, देखिए आपको पता है जो वेव्स है ये काफी सालों से, काफी साल मतलब जब से समुद्र बना हो तब से ये वेव्स जो है इस तरफ हिट करते हैं। तो मैकेनिकल वेदरिंग तो होगा ही, ठीक है, सालों से जो कंटिन्यूस वेव्स हिट करते हैं, चाहे वो सैंड के ऊपर हो या रॉक्स के ऊपर हो, मैकेनिकल वेदरिंग जो होगा, जो ये जो हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से इरोशन हो सकता है। इंपैक्ट बाय विंड एंड वाटर, विंड जो है एक जगह से दूसरी जगह में मिट्टी को ले जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। और अगर हेवी फ्लो ऑफ वाटर होगा, अगर इधर से हेवी फ्लो ऑफ वाटर इस तरफ होगा बारिश की वजह से या और कुछ कारण की वजह से, तब भी लैंड लॉस हो सकता है, सोइल एरोशन हो सकता है। अदर फोर्सेस, ऑब्वियसली बहुत सारे अदर फोर्सेस भी है, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, नेचुरल और अननेचुरल। तो ये सब बेसिक रीजन है सोइल एरोशन का। अब सोइल इरोशन कैसे कैसे होता है, इसके काफी रीजंस मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी, आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने ये बोला है, बेसिकली ये आईपीसीसी जो है एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये बोला है सी लेवल rise caused by climate change will increase the erosion worldwide, significantly change the coast and low-lying coastal areas. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो सी लेवल राइज हो रहा है, ये तो एक मेजर कंसर्न है। इसी की वजह से सोइल इरोशन जो हो रहा है, बेसिकली जो वैनिशिंग ऑफ बीचेस है वो ज्यादा होगा, ये सिग्निफिकेंटली चेंज करेगा कोस्ट को एंड लो लेइंग कोस्टल एरियाज को। बेसिकली वही है, जो लो लेइंग कोस्टल एरियाज है वो कुछ सालों के बाद पानी के अंदर हो जाएगा, समुद्र का अंदर हो जाएगा, राइट। अब दोस्तों इंपैक्ट ऑफ सी एरोशन क्या क्या है, देखिए सी लेवल्स अलोंग द इंडियन कोस्ट हैव राइजन बाय 8.5 सेंटीमीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 50 इयर्स। पिछले 50 सालों में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो एडजेसेंट सी है उसका लेवल 8.5 सेंटीमीटर्स इंक्रीज हुआ है। आप एक स्केल उठाइए और देखिए 8.5 सेंटीमीटर्स मतलब कितना होता है। एक्चुअली ये जो 8.5 सेंटीमीटर्स आपको लगेगा काफी छोटा मेजरमेंट है, पर देखिए अगर इस तरह सी लेवल राइज होगा ना, हमारे जो लो लेइंग एरिया से कोस्टल एरियाज में काफी सारे सिटीज पानी के अंदर होने का चांस है। एक साइंटिफिक प्रेडिक्शन ये बोलता है कि 2100 तक 36 मिलियन इंडियंस क्रोनिक फ्लडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं सी एरोशन की वजह से, राइट। कम्युनिटीज along द कंट्रीज ईस्ट कोस्ट आर एक्सपोज टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ये चीज तो आपको पता है, ये सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है वो ईस्ट कोस्ट में होता है, बे ऑफ बंगाल से। तो जितने ईस्ट कोस्ट में जितने रीजन है, जैसे बे ऑफ बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई वगैरह, ये ज्यादा प्रोन है। In the north and northeastern parts of India, the Brahmaputra, Ganges and Yamuna river basins are also vulnerable to flooding due to erosion. केवल सी नहीं, रिवर्स में भी erosion होता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना जैसे रिवर बेसिन वो भी erosion के थ्रेट पे है। A 2017 study on Indian shoreline change occurring between 89 to 2001 reveal highest percentage of erosion। देखिए सबसे ज्यादा erosion 2017 की एक स्टडी है, 89 एंड 2001 के बीच में सबसे ज्यादा एरोशन हुआ है वेस्ट बंगाल में, विथ चेंज अलोंग 70% ऑफ इट कोस्ट। वेस्ट बंगाल के कोस्ट का 70% चेंज हो गया एरोशन की वजह से। इसके बाद केरला में 65% हुआ है, गुजरात में 60% हुआ है, एंड उड़ीसा में 50% हुआ है। बेसिकली चेंजेस हुआ है कोस्टल रीजन में। तो आप समझ सकते हो कि 89 से 2001 पीरियड में इतना हुआ है, तो ये खतरनाक चीज है कि नहीं। हमारे पूरे कोस्टल एरिया का नक्शा ही बदल देगा, काफी सारे कोस्टल विलेजेस एलिमिनेट हो जाएगा मैप से। अब दोस्तों रीजन एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब कहां कहां सबसे ज्यादा सी एरोशन हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर लिखा है, इन addition to recurring cyclones, human-made structures such as dams and ports have aggravated coastal erosion। देखिए रिकरिंग साइक्लोन्स जो है एक बहुत बड़ा कारण है सी एरोशन का, पर ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर सच एज डैम्स कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं सी एरोशन के लिए,
एक कारण कैसे हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं डैम्स कैसे बनते हैं। देखिए मान लो एक नदी है, ठीक है, ये नदी में ऐसे एक डैम बना दिया। आप ये डैम क्या करेगा, पूरा ये जो पानी है इसको स्टोर करके रखेगा और इधर एक रिजर्वर बन जाएगा, ठीक है। रिजर्वर ऐसे बनेगा, पूरा पानी जो है इधर इकट्ठा होगा और ये डैम से पानी जो है इसके ऊपर से ऐसे छोड़ देगा, है कि नहीं। आप ये ऐसे रिजर्वर बना के बेसिक पानी को रोकने से क्या होगा, ये नदी जितने सेडिमेंट्स लेके आते हैं, सिल्ट लेके आते हैं, ये पूरा इधर ही जम जाएगा, मतलब डैम के फ्रंट साइड में जम जाएगा। अब जब ये पानी छोड़ेगा इसमें सिल्ट कम होगा, जितने सेडिमेंट सिल्ट लेके आए होंगे वो मैक्सिमम रिजर्वर के नीचे जमा हो जाएगा। अब क्या होगा, बाद में जब डैम से पानी छोड़ेगा इसमें सिल्ट कम होगा, अब समुद्र में उतना कम सिल्ट पहुंचेंगे या सेडिमेंट्स पहुंचेंगे। आप देखिए समुद्र के पास सिल्ट या सेडिमेंट्स पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि यह सब एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सारे लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है आपस में। अब ये जो सिल्ट जब जितना समुद्र में पहुंचेंगे उतना वेव्स की वजह से वो बीच में पहुंचेगा, उतना ज्यादा हमारा जो बीच एरिया वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि समुद्र जो है पूरा सिल्ट इधर छोड़ देगा। ऐसे ही तो बीचेस बनता है कि नहीं। इंपैक्ट ऑफ इरोशन इज ऑल्सो थ्रेटनिंग द मैंग्रोव कवर विच इज ए नेचुरल डिटरेंट अगेंस्ट एरोशन। देखिए एरोशन की वजह से जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो एरोशन को रोकने का सबसे बड़ा एक हमारे पास एक टूल है, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसको भी इंपैक्ट करते हैं। पुदुचेरी ए सीसेड सिटी एंड ए फॉर्मर फेंस कॉलोनी इन द पास्ट डिकेड बीचेस हैव बिगन टू डिसअपीयर। आप देखिए ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इधर से शुरू हो रहा है। पुदुचेरी आपको पता है, पुराना पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो पुदुचेरी पहले एक फ्रेंच कॉलोनी था, उधर एक प्रोमेनेड करके एक ब्यूटीफुल बीच हुआ करता था, ठीक है, 1980s में। पर अभी आप देखोगे एरोशन की वजह से पूरा सैंड निकल गया, अब केवल रॉक बचा है, पत्थर ही पत्थर बचा है, तो इसलिए कभी कभी रॉक बीच भी बोलते हैं इसको। एंड अगेन एज पर सम रिपोर्ट्स इट इज सेड दैट केरला's 590 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टलाइन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन इंडिया आर एक्सपोज्ड टू रॉक वेव्स फॉर लॉन्ग ससेप्टेबल टू लार्ज स्केल सी एरोशन। तो केरला का ऑब्वियस ही बात है, केरला का जो वेस्टर्न पार्ट है पूरा कोस्टल एरिया है, 590 किलोमीटर कोस्टल लाइन है, ये भी थ्रेट में है, एंड गोवन बीचेस में भी थ्रेट है, राइट। अब दोस्तों सी एरोशन के मेजर इंपैक्ट्स क्या क्या है, रीजन क्या क्या है, ये सब हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। अब ये देख लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रहा है कोस्टल एरियाज को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नाम से आपको पता चल गया होगा, दिस इज एन इंटीग्रेटेड डाटा बैंक। हमारे देश में जितने कोस्टल एरियाज है उसके पूरे डाटा, कितना बीच है, कितना इसका लेंथ है, क्या क्या इकोसिस्टम है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। देखिए जब पूरे डाटा रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा, अगर कंजर्व भी करना है तो। दूसरा है कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये तो आपने सुना ही होगा, CRZ। ये नोटिफिकेशन इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से 1991 में अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है, देखिए समुद्र से कुछ एरियाज तक प्रोटेक्टेड एरियाज रहता है, इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलता है। इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, बेसिकली कोई बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, तो ये सब मना किया है ये कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज। फिर एक नेशनल कोस्टल मिशन है, ये क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है कोस्टल एरियाज आर मैनेज टू रेस्पॉन्ड टू थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोस्टल एरियाज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका देखभाल करते हैं नेशनल कोस्टल मिशन, ठीक है। दे आर मैनेज टू रेस्पॉन्ड टू थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज की जो थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए ये बनाया है। द की फोकस एरियाज इंक्लूड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है, अब देखिए हमारे देश का एक मेजर एरिया कोस्टल एरिया है कि नहीं। अब इसमें काफी कम्युनिटीज ऐसा है जो समुद्र के मरीन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है और कोस्टल एरियाज में काफी लोग रहते भी है। अब इनकी जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं नेशनल कोस्टल मिशन, क्योंकि इस तरह की जो नेचुरल हजार्ड्स की वजह से अगर सी एरोशन होगा या कोस्टल एरियाज डिस्ट्रॉय होगा तो ये जो कोस्टल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड को ही अफेक्ट करेगा। तो इनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी इनका काम है, और कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम जो है उसको भी कंजर्व करना इनका काम है। इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी conservation can play key roles in reducing the human and natural vulnerabilities to the multiple threats of climate change.
राइट। मिशन प्रोवाइड्स फॉर, और एक चीज ये है, इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट अलोंग द कोस्ट एंड आइलैंड्स एंड मिटिगेट द इंपैक्ट्स। इफेक्टिव प्लानिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने रिसोर्सेज है कोस्टल एरियाज में, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए अलोंग द कोस्ट एंड मिटिगेट द इंपैक्ट्स। देखिए, नेचुरल हजार्ड्स या नेचुरल इंपैक्ट्स तो होना ही है, पर हमें ये इंश्योर करना चाहिए हम कितने अच्छे से उसके ऊपर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना एक्शन हम ले रहे हैं। इस तरह की जो नेचुरल या ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है जो हमारी लाइवलीहुड के लिए थ्रेट है, उसको कैसे कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों फाइनली द प्रिवेंटिव मेथड्स। देखिए, हमने सी एरोशन के मेजर इंपैक्ट्स क्या है, मेजर रीजंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स लिया है कोस्टल एरियाज को कंजर्व करने के लिए, ये सब डिस्कस किया। अब फाइनली इस पर्टिकुलर एरोशन को रोकने के लिए हमारी तरफ से क्या क्या किया जा सकता है, ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं। सबसे पहला है ग्रोइंस। ग्रोइंस लुक लाइक लॉन्ग वॉल्स दैट आर बिल्ट अलोंग साइड बीचेस। मैं आपको फोटो में दिखा देता हूं ग्रोइंस क्या होता है। ये जो बीच आपको दिख रहा है, यहां बड़े बड़े पत्थर का एक दीवार बनाया हुआ है इस तरह, इसको ग्रोइंस बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये बीच एरोशन को एक हद तक रोकेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग वेव की वजह से जो ज्यादा सैंड जो है वो एरोड होने से रोकेगा, या विंड की वजह से जो सैंड एरोड होता है ये सब रोक लेगा एक हद तक, इस तरह पत्थर बिछाने से। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोइंस बोलते हैं। सेकंड है ब्रेक वाटर्स। दे आर सिंपल बैरियर्स दैट आर प्लेस्ड ऑफ शोर टू प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ द शोर लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑफ शोर में लगा देते हैं। आप फोटो में देख लीजिए, देखिए ये बीच है, मान लो ये ऑफ शोर में, मतलब समुद्र के अंदर, ये करीब 100-200 मीटर की दूरी में ऐसे ब्रेक वाटर्स लगा देते हैं। ये क्या करेगा, देखिए दोस्तों, मान लो इधर से स्ट्रॉन्ग वेव्स आता है हमेशा, ये स्ट्रॉन्ग वेव्स अगर बीच को इंपैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है बीच में नेगेटिव इफेक्ट तो होगा ही। ज्यादा जो बीच सोइल एरोड होने का चांस है वेदरिंग की वजह से, या काफी टाइम से ये स्ट्रॉन्ग वेव आने से बीच का जो ब्यूटी हो चला जाएगा, ये एरोशन भी ज्यादा होगा। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग वेव्स आने से रोकेगा ये ब्रेक वाटर्स जो है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है इसी को हिट करेगा। ये मैनमेड है, इसको ज्यादा होगा नहीं कुछ, इसमें बड़े बड़े पत्थर लगाया हुआ है, और ये जो बीच में वेव्स जो आएगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये ब्रेक वाटर्स का काम है। तीसरा है एरोशन कंट्रोल मैट्स that are an option for virtually every area that has sand beaches. Mats are designed to further the growth of vegetation which helps stabilize the sand and soil near the shoreline. आप देखिए, ये भी फोटो में दिखा देता हूँ सैंड मैट्स क्या होता है। देखिए, इस तरह मैट लगाएगा, ये देखने से आपको पता चल गया होगा ये तो सैंड एरोशन को कैसे रोकेगा। ठीक है, और इसमें एक पेक्युलरिटी ये है, इसके अंदर वेजिटेशन भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर फोटो में आपको दिख नहीं रहा होगा, पर इसके अंदर भी प्लांट सूखेगा। ठीक है, तो ये है मैट्स, जो एरोशन कंट्रोल मैट्स लगाते हैं। और एक है वेजिटेशन, ये तो आपको फोटो दिखाने की जरूरत मुझे नहीं लगता। स्ट्रैटेजिक प्लांटिंग ऑफ वेजिटेशन, ज्यादा आप वेजिटेशन लगाओगे, ऐसा वेजिटेशन लगाना पड़ेगा जो इसी एटमॉस्फेयर में, या सॉरी इसी सर्कमस्टेंसेस में सर्वे हो पाएगा, ऐसे वेजिटेशन को लगाएंगे तो सोइल एरोशन को एक हद तक आप रोक सकते हो। रूट्स ऑफ कोस्टल प्लांट्स हेल्प टू एंकर द सैंड एंड इंश्योर दैट इट इज नॉट कैरिड ऑफ इन एरोशन। ऐसे कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं, इसका रूट्स जो है सोइल को पकड़ के रखेगा। ठीक है, इसको, तो ये भी एक उपाय है। तो 4 हो गया, ग्रोइंग्स, ब्रेक वाटर्स, एरोशन कंट्रोल मैट्स एंड वेजिटेशन। और भी कई सारे मेथड्स हैं, पर मैंने जो मेजर है वही इधर मेंशन किया हूं, राइट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना है, वो भी बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। एंड मोर आर्टिकल्स के लिए आप harshitdwedi.com वाला वेबसाइट विजिट कीजिए। उसमें हम डेली बेसिस में डेली न्यूज़, एडिटोरियल्स, वन लाइनर्स एंड मेजर आर्टिकल्स जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो सब अपलोड करते हैं। जो थोड़ा सा टफ रहते हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन भी करके वीडियो अपलोड करते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।